दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश करनी है, विनती करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसके बाद में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और हमारे आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चाहे वो राय हमारा उत्साहवर्धन करने वाली हो या हमारी कमियां बताने वाली हो। दोनों तरह की राय को हम पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं और उससे हमें आगे सुधार लाने में उससे काफी मदद मिलती है। तो आज ये है कि अभी तक हो चुके हैं 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होने वाला है। तो इसके पहले ये है कि हर चरण में ये चिंता जताई जा रही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, कि इसमें जो है मतदाताओं में मतदान का रुझान घट रहा है। मतदाता मतदान के प्रति उदासीनता दिखा रहे, मत प्रतिशत गिर रहा है। इसको लेकर एक चिंता जाहिर की जा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो उसका एक पहलू ये है कि एक तो राजनीतिक दलों में चिंता है कि मत प्रतिशत कम होने से किसकी सेहत पर असर पड़ रहा है, किस ग्रुप पे, पक्ष में या विपक्ष में, किस तरफ बुरा असर पड़ रहा है। विपक्ष उत्साहित है कि मतदान कम इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट डालने के लिए नहीं जा रहे, और उधर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि मतदाताओं ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आना ही है। तो धूप बहुत तेज पड़ रही है और वो देख रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। तो वो जो है वो मतदाता ये चाहता है जहमत क्यों उठाए जब हमारी जिसको हम चाहते हैं वो जीत रहे हैं, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना। अब किसका आकलन, किसका अंदाजा सही है ये अलग बात है, लेकिन ऊपरी तौर पे भले ही कुछ भी कहे दोनों पक्ष, पर अंदर अंदर दोनों पक्ष सहमे हुए मतदाताओं की इस प्रतिक्रिया से। उधर जो निष्पक्ष चुनावी विश्लेषक हैं वो लोग जो है इस बात का आकलन करने में जुटे हुए कि आखिर जो मतदाताओं में ये उदासीनता क्यों आ रही, मतदाता मत प्रयोग करने क्यों नहीं जा रहे। पिछले आम चुनावों की तुलना में इस बार मत प्रयोग कम क्यों हो रहा है। तो एक तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक माइक्रो मैनेजमेंट की बात की थी। ये दावा किया भारतीय जनता पार्टी का दावा कि दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी संगठन उसने बनाया है, उसका है। तो अब इस कमोबेश इसमें सच्चाई भी है काफी हद तक, और बूथ स्तर तक उन्होंने कमेटियां गठित की जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। पन्ना प्रमुख एक बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे अपने पदाधिकारी को बना रखा है। वो एक पन्ने में जितने मतदाता है उनको उसको इंश्योर करने के लिए कहा गया कि वो जाए और वो जो है प्रत्येक वोट डलवाने का कोशिश करे, आखिरी तक उन पर निगाह रखे और पहले से ही वो घरों में जाके और लोगों को प्रेरित करने का काम करे कि वो मत प्रयोग जरूर करें। और दूसरी पार्टियों की स्थिति ये है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होगी, दूसरी पार्टियों की स्थिति ये है कि दूसरी पार्टियों के पास इतना सघन संगठन बचा नहीं। कांग्रेस के पास तो जैसे कोई संगठन है ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी आए दिन अपने संगठन में उठापटक करती रहती, तो उसमें कोई संगठन बचा नहीं है। उसमें कब कौन पदाधिकारी चला जाए, कब कौन बन जाए, किसी को पता नहीं रहता। कार्यकर्ता भी जो नया अध्यक्ष बन के आता है, कार्यकर्ता भी नहीं समझ पाते कि किसको इन्होंने अध्यक्ष बना दिया है। तो वो पार्टी के काम में कमजोरी बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा आ गई। समाजवादी पार्टी का संगठन अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन भी इतना मजबूत नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बारे में दावा करती है कि उनके पास पन्ना प्रमुख जैसी कोई चीज हो, जैसे कोई पदाधिकारी, कोई तंत्र हो, या उनके पास में बूथ लेवल पे कोई कमेटी हो। हमें लगता है सारे बूथों पर समाजवादी पार्टी की कमेटी है ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी के अगर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो वोट डलवाने के लिए, तो ये स्वाभाविक बात है कि उनके पास में इतने लोग, इतनी इकाइयां नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा गया कि
भारतीय जनता पार्टी के का जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो पिछले चुनावों में मत प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना कटिबद्ध रहता था, जितना उत्साहित रहता था, वो अब जो धरातल के स्तर की जो इकाइयां हैं, वो जो है ग्रास रूट लेवल की जो इकाइयां हैं, उस स्तर का जो पदाधिकारी है, वैसी कटिबद्धता उसमें देखी नहीं जा रही, क्योंकि वो ये देख रहा है कि अधिकारी और पुलिस भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, और फिर यह है कि तो इसके बावजूद भी उनके काम नहीं कर रही, वो जो सीधे उनके दलालों के माध्यम से वो काम कर रही, तो वो देख रहे कि कभी प्रधानमंत्री के मन की बात, कभी किसी और ढंग से। ये तो पार्टी तो हमसे पूरी तरह से एक तरह से नौकरी करवा रही है, उसके बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा। हमें यही बड़ा संतोष हो कि अगर प्रशासन ही अगर ईमानदार हो जाए, अगर पुलिस और जो अधिकारी वही और लेखपाल वही पैसा लेना बंद कर दे, तब भी ये संतोष है कि हमारा प्रशासन तो ईमानदारी का है। लेकिन जब वो ले ही रहे हैं तो वो हमारे माध्यम से लें। जैसे दूसरे दल जब उनकी सत्ता आती है तो पता चला कि जो जनता से जो लूट होती है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उसमें बंटवारा उसमें दिखाई देता है। उसमें एक शेयर कार्यकर्ताओं को भी, हर स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मिलता है, तो कार्यकर्ता को लगता है कि उसकी मेहनत का पैसा वसूल हो रहा है। लेकिन अब यहाँ तो उसकी मेहनत का कोई सार नहीं है, और इधर उसको लाना सुनने पड़ते कि भाई आप पार्टी में क्यों नहीं है। आम दिनों में तो लोग यही कहते कि जब आप मोटरसाइकिल तक नहीं छुड़वा सकते तो आप क्यों नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों, अगर उसका रिश्तेदार गलत भी फंस जाता तो वो अपने रिश्तेदार का जब बड़े नेता से, मंत्री से या और अपने सांसद विधायकों से कहने जाता है तो वो बहुत दिलचस्पी नहीं लेते। कई हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत समर्थक है, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जो पदाधिकारी भी कभी नहीं बने, बेचारे बहुत ताकत के साथ में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते आई, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया, झूठा मुकदमा, उनको जेल जाना पड़ा। तो अब ये देखकर भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता था, वो ये मान रहा था कि हमसे तो बेगारी जैसी करा रही, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तीव्र असंतोष पनपा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो समझ नहीं पा रहा। और वो जो है वो इस बार वो कोशिश नहीं कर रहा जो पिछले 2 चुनाव में उसने कोशिश की थी कि वो उनको मतदाताओं को वहां पर ये सुनिश्चित करे कि पन्ना प्रमुख और बूथ पदाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जितने लोग वोटर लिस्ट में दर्ज है सबका वोट वो डलवा देंगे, खासतौर से जो उनके अपने वोट है। पहले के चुनावों में भी, हाल के विधानसभा चुनावों में एक और कारीगरी हुई थी। वो कारीगरी क्या थी कि जब ये कार्यकर्ता उत्साहित थे तो उन्होंने तमाम जो वर्ग उनके खिलाफ समझते थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जैसे मुस्लिम है, जैसे यादव है, जैसे दलित है, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब उन्होंने करा दिया था। लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि इस तो हमारी निजी रंजिश हो रही, उन्होंने इसका मामले में भी रुचि नहीं ली है, और नाम उन लोगों के तो सलामत बने हुए नाम जो विपक्ष के कोर वोटर कहे जाते, और इसीलिए उसी आधार पर विपक्ष का जो है विपक्ष की दम बढ़ी हुई। वो ये मान रहा कि हमारे वोट डाल ले, क्योंकि वो पिछले चुनाव में तो मतदाता सूची में नाम गायब हो जाने से वो लोग वोट डाल ही नहीं पाए थे। तो अब जो है अब मत प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन उनके वोट पड़ रहे जिन्होंने पिछले चुनाव में जिनके नाम गायब थे, वो लोग इस बार वोट डालने जा रहे। तो विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, विपक्ष के अंदर दम आना स्वाभाविक है। खैर ये तो एक अलग प्रश्न हो गया, लेकिन हमारा ये कहना है कि विपक्ष के पास में बूथ स्तर तक संगठन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जिसके पास में बूथ स्तर तक संगठन है, वो जो है वो उसका बूथ स्तर की इकाइयां निष्क्रिय हो गई हैं, और वो उनके अंदर असंतोष है, इसलिए वो कोई प्रयास कर नहीं रहे। तो ये इस वजह से भी मत प्रतिशत पे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। दूसरा क्या है कि पहली बार ये कि बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई मतदाताओं। मतदाता ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि किसको वोट दो। भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही, तमाम सारी बातें उनको नागवार गुजर रही हैं। जैसे महंगाई का वो पहले सोचते थे, भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व सोचता था कि वो पूरा आक्रामक बात करके और भावनात्मक जोश दिला के हिंदू मुसलमान के नाम पे और तमाम तरह के नाम से, और वो जो है उन पे जो जिंदगी की हकीकत है, उससे जो दो चार होते लोग, उस पर हम जो है पर्दा डालने में कामयाब हो देंगे, उसको हम जो है भुला देंगे लोगों के बीच। लोगों को
लोगों को उसकी याद ही नहीं आएगी। और लगता भी था कि कुछ लोग सुरफरे लोग ये कहने लगे थे कि हम तो देश को अगर बचाना है, अगर हिंदुत्व को बचाना है, तो हम जो है अगर पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी हो जाए तब भी हम मोदी जी को चुनेंगे, जंग की बात कहते थे। तो वो और ज्यादा आत्मविश्वास में आ गए थे, तो उन्होंने ये काम किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व महंगाई जैसी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा था, बेरोजगारी जैसी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा था, और पहले लग भी नहीं रहा था। लोगों की जो इससे प्रभावित लोग थे उनकी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि नहीं, उन चीजों का असर है। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने पिछली बार वोट दिया था, वो इन मुद्दों की वजह से उनका मन फिरा है, घूमा है उनका मन, उनके मन में सरकार को लेके आक्रोश पैदा हुआ है। हम देखते कि जो लोग जिनके बुजुर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे और बहुत दमदारी से आज भी पैरवी कर रहे, वहां पर जो युवा हैं, जो नौकरी के लायक जिनकी उम्र हो चुकी और शिक्षा हो चुकी, वो इतने दिन से कोई भर्ती नहीं निकली सरकारी, या भर्ती निकली भी है तो वो किसी न किसी कारण से रद्द हो गई। और वो ये सामने देख रहे हैं कि ये भर्तियां जितनी भी रिक्तियां हैं सरकारी विभागों में, वो धीरे धीरे आउटसोर्सिंग में कन्वर्ट की जा रही है, जहां और वहां पे आउटसोर्सिंग में भी ठेका की नौकरी लेने में भी रिश्वत देनी पड़ रही भरपूर, और वेतन 9,000 रुपए और 10,000 रुपए या 12,000 रुपए मिल रहा, और उसमें भी 1-2 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही, तब वो लग पा रहे हैं, दस्तखत कराए जा रहे। 12,000 के वेतन पे मिल रहा है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए और 12,000 रुपए में किसका घर का खर्चा चलेगा। तो वो ये मान रहे कि ये नौकरियां तो हमारे साथ में हमसे धोखा करने वाली है, और ये धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। हम लोग इसको रोक नहीं रहे हैं, धर्म के मुद्दे को के उसमें आके, गफलत में आके हम इन चीजों को रोक नहीं रहे, और ये हमारे भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे। उनके सामने शादियों का भी संकट हो गया, जिनकी शादी हो गई और बच्चे हो गए, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे। इन्होंने जो सरकारी स्कूल भी इन्होंने मजबूत करने का काम नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल चला रहे। तो अब उनका जब सरकार पर प्रेशर पड़ा, तो पहले योगी जी ने, उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी ने तेवर दिखाए थे कि नहीं, सरकारी स्कूलों में जो है वो सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जाए, पढ़ाने वाले लोग हैं, और हमारे लोग भी सरकारी स्कूलों में अधिकारी भी दाखिला कराएं। लेकिन अब योगी जी ने तमाम अन्य चीजों में समर्पण किया है, स्वार्थों के सामने उनका दिख चुका है उनका प्रशासन कितना दमदार है। भ्रष्ट तत्वों के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया। IAS अधिकारियों से उन्होंने कहा था कि आप अपनी परिसंपत्तियों का ब्यौरा जो हर साल दाखिल किया करें सरकार को, वो नहीं माने तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई कि उनसे कुछ कह सके, वो उनसे भी कुछ कहने की स्थिति में रहे। तो सरकार का जो दबदबा है, वो सरकार का दबदबा लगातार जो कमजोर होता रहा है, तो वो उस दबदबे का प्रभाव है कि वो मतलब वो जो है वो उनका वो, और इसमें आउटसोर्सिंग में भी पूरा वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि पूरा वेतन मिले, और उसमें वेतन बढ़े। जो एक न्यूनतम मजदूरी है, दुनिया भर में मजदूरी की दरें तो बढ़ रही, लेकिन हिंदुस्तान में पता चला कि 1% अमीरों की तो मुनाफा बढ़ रहा है, उनकी हैसियत तो बढ़ रही है, लेकिन जो मेहनत का तबका है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो है उनका जो मेहनताना वो घटता जा रहा है। और आउटसोर्सिंग है क्या? यही तो है। वही अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी लिखी होती तो 40,000 रुपए से स्टार्टिंग होती, तो मतलब वो जो है वो स्टार्टिंग पता चला कि आज 9,000 रुपए और 12,000 रुपए में भी स्टार्टिंग हो रही है। उसमें भी छुट्टियों की, अगर रविवार की छुट्टी है तो छुट्टी के दिन का भी वेतन काट दिया जाता है। और मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि जिनकी जो आउटसोर्सिंग में पा गए हैं नौकरी 1 आध साल के लिए, वो हम कह रहे हैं अगर उनके बच्चे अगर उनकी शादी नहीं होगी तो शादी तो होने वाली है नहीं, क्योंकि लड़की वाले भी पर्याप्त समझदार है, उन्हें भी पता है कि ये जो नौकरी कर रहा है इसका कोई भरोसा नहीं, और ये हमारी लड़की का पेट नहीं भर पाएगा, इस ऐसे नौजवान से हम शादी कर। और लेकिन जिनकी शादी हो गई है, वो हम शिक्षा की बात कर रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां योगी जी ने हाथ खड़े कर दिए। अब टीचरों का जाना बंद हो गया, वो खंड शिक्षा अधिकारियों को पैसे देके, और नहीं जाते तो नहीं जाते, तो वहां पे कोई व्यवस्था रही नहीं है। अधिकारी भी उनका मनोबल, सरकारी स्कूलों का मनोबल गिराने का काम करे। जिलों के जो DM और SP हैं, और जो मंडलों पे जो कमिश्नर और DIG है, वो पता चला कि वो जो कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिकोत्सव में जो एक मुनाफे की दुकान है, वहां पर जाके
वहां उसमें वार्षिकोत्सव में शिरकत करना, उसमें मुखत्तिदी बनना, वो अपने आप को एक धन्य महसूस करते। और कॉन्वेंट स्कूल का आउटसोर्सिंग की नौकरी करने वाले का उनका दम नहीं है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में अपने को बच्चे का पढ़ा के उसका एक खर्चा उठा सके। तो अब उनके सामने बच्चों की शिक्षा की समस्या है, बीमार होना ही है परिवार के सदस्यों को। अब 9,000 रुपए में जब खाना नहीं खा पा रहा, ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के जैसे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बड़े तेवर दिखाई थे, लगता था कि मतलब हरिश्चंद्र बैठ जाएंगे स्वास्थ्य विभाग में, तो हरिश्चंद्र का राज्य हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है पता नहीं, मंत्री जी का भी महीना बंद गया या क्या हुआ है। आज स्थिति ये है कि अखबारों में जो खबरें ये छपती हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में और सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज हो गया, कोई भी मुफ्त में इलाज नहीं होता। मुफ्त में तो ओपीडी में भी डॉक्टर नहीं ढंग से देखते, सब खुल्लम खुल्ला प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अस्पतालों में कोई जो फ्री की दवाइयां है, वो फ्री की दवाइयां सुलभ नहीं है प्रभावशाली लोगों को छोड़ के। और वो जो दवाइयां बाजार में, दवाइयां फार्मास्यूटिकल उद्योग सबसे बड़े मुनाफाखोरी का उद्योग बन गया। तो भरपूर जो है पैसे कमाने का, भरपूर कीमतों में वृद्धि कर रहा है, उस पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। जन औषधि केंद्र से जो दवाइयां मिलती है उसके बारे में तो खुद सरकारी डॉक्टर ही कहते कि ये दवाइयों में पोटेंसी नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं, अगर इससे तुम ठीक ना हो पाओ तो तुम जानो, फिर हमें दोष मत देना। तो वो खुद ही उनको जो है बिरकाने का काम करते हैं मरीजों को। तो उनके पास में मरीज जाता नहीं, उसको तो जिंदा रहना, जिजीविका की इच्छा तो गरीब और अमीर सब में होती है, वो जानबूझ के क्यों मरने जाएगा। तो इलाज के नाम पे भी घर मकान बेचने की नौबत है, और आउटसोर्सिंग वाला लड़का अपने परिवार का, अपना खुद का इलाज नहीं करा सकता। तो ये एक स्थितियां पैदा हो रही, इन स्थितियों के चलते ये कि वो जो लड़का है, जो 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 भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जो परिवार है, जो कोर परिवार है, उनके भी जो लड़के हैं नौकरी करने लायक, वो बगावत पे आमादा हो गए। वो अपने 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 बाबा से, अपने पिता से कह रहे आपको वोट देना हो आप इनको वोट देना, हम इनको वोट नहीं देंगे। तो उनके पिता और बाबा भी चिंता में पड़ गए। तो अब एक, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी है दूसरी तरफ कि बगावत करते समय ये भी वो सोचते कि कई चीजें इस सरकार में अच्छी हैं जो पता नहीं दूसरी जो पार्टियों की सरकारें नहीं वो अच्छी नहीं थी। कानून व्यवस्था इसमें बहुत बेहतर है, ये बात सही है कि वो अब अपराधियों का राजनीतिकरण दूसरी पार्टियों के युग में बहुत ज्यादा रहा है। तो वो देख रहे, वो मान रहे कि कश्मीर में किसी भी तरीके से किया हो, वार्ता न करके दमनकारी उपायों से किया हो, लेकिन दमनकारी उपायों से कश्मीर में शांति बहाल हुई है। और कश्मीर में ये आसार दिखाई देने लगा है कि वहां पे जब लोग टूरिस्ट जाने लगा तो वहां रोजगार के अवसर पनपे, तो कश्मीरियों की मानसिकता बदलने की संभावनाएं उनको नजर आने लगी। तो इस मोर्चे पे भी वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सोचता कि हम साथ कैसे छोड़ दें, फिर कहीं विपक्ष की सरकार आए और फिर कहीं 370 या वो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल ना कर दे, फिर वो आतंकवादियों से वार्ता करने में लग जाए, फिर स्थितियां ना बिगड़ जाए। तो इसलिए वो खिलाफत भी सोचता हो और फिर वो ठटक जाता है। और तमाम सारे उसको कई काम हैं जिनमें उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि नहीं, अब ये तो है ही कि ये माने जाने लगा कि ये तो मतलब बड़ी जो मोदी है वो तो तानाशाही राष्ट्रों की तरह का राष्ट्राध्यक्ष है। और ये जो है अगर हमने भारत के साथ कोई चुनौती देने की, कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की भारत के हितों के साथ, तो ये तो पता नहीं उसका किस रूप में कितने आक्रामक ढंग से जवाब दे। तो जो लोग शरारत करते थे भारत के साथ, जो भारत के प्रति देश भावना रखते थे, वो अपने आप को वो कुछ दब गए हैं। इस नाते भी उसे लगता है कि इस नेतृत्व को कैसे हटा दे। तो एक दुविधा की स्थिति बन गई, एक असमंजस की स्थिति मतदाता के सामने। इस मंजस की स्थिति में वो ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं वोट दूं या न दूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दूं। तो इसलिए वो मतदाता जान ही रहा, क्योंकि नोटा, उन्होंने कहा कि अगर दोनों ही पार्टियां ठीक नहीं लग रही तो वो नोटा को दे दे। तो वो नोटा को तो उसका न देना, नोटा को बहुत ज्यादा वोट दे, बड़ी समझदारी का काम। वरना एक वर्ग ऐसा भी है जो नोटा को, भाई नोटा का माने है कि मतदाता की नकारात्मक अभिव्यक्ति, तो इस रूप में कहीं पेश न कर दे कि भारतीय समाज तो लोकतंत्र को नकार रहा। तो कहीं सैनिक राज्य की यहाँ पे, जैसे बीजू पटनायक ने एक समय पे इतने बड़े नेता थे और इतने बड़े समझदार नेता थे, लेकिन
उन्होंने भी एक बार बेवकूफी का सुझाव दे दिया था कि भारत की व्यवस्था तो लोकतंत्र में नहीं चल पाएगी, यहाँ तो जो है मिलिट्री को दे देना चाहिए सरकार, उसके हवाले। जब उन्हें ये ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान में जो सेनाध्यक्ष जिनके जनरल जो सरकार चलाते रहे, उसकी वजह से आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। वो कितने भ्रष्ट साबित हो जाते सत्ता हाथ में आने के बाद में, तो कितने दमनकारी हो जाते। तो एक बहुत बात ये, तो अब इस दुविधा की वजह से भी एक हो सकता है कि मतदाता नोटा को वोट इसलिए नहीं डालना कि उसको लोकतंत्र को बचाना है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति असंतोष है, लेकिन वो साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो अच्छाइयां हैं उसका भी उसके कदम को रोकने का भी काम कर रहे। उस चक्कर में वो वोट डालने ही नहीं जा रहा, तो वोट डालने नहीं जा रहा तो मत प्रतिशत निश्चित रूप से घटेगा ही, और ये भी एक वजह हो सकती है कि एक निष्पक्ष आकलन हो सकता है मत प्रतिशत घटने का। बहरहाल जो भी वजह हो, लेकिन मत प्रतिशत घटना, मतदाताओं का उदासीन होना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मतदाताओं को एक अच्छे जज की भूमिका निभानी चाहिए, कड़ा हृदय करके जिसको भी उनको वोट देना है, कड़ा हृदय करके वो उसको वोट देने का काम करें। अगर उनको ये लगता है कि जो एक भूमिका थी देश को पटरी पे लाने की भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की, वो भूमिका उन्होंने पूरी कर ली है, अब वो सेठों के लिए सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या पैदा हो रही है। तो वो एक निर्णायक रुख अपनाएं और भारतीय जनता इस बदलाव का काम करें, बदलाव करके देखें। हो सकता है कि अब की बार वो सबक सीखा हो विरोधी दल ने, तो लेकिन अगर उनको ये लगता है कि तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गलतियां की हैं, तमाम मोदी बेहुदे भाषण देते हैं और मोदी विपक्ष का सफाया करने की काम कर रहे हैं, उनकी लोकतांत्रिक भावना दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी को ही कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, तो वो इस बिंदु पर भी निर्णायक रुख अपनाए और मोदी को ही वोट दें, लेकिन वोट डालने जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।